हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 2 ल्हासा की ओर। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, आपको पता है आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में कहानी, निबंध, यात्रा, संस्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग्य आदि सभी साहित्यिक गद्य विद्याएं संकलित हैं। प्रत्येक विद्या का अपना अपना महत्व होता है। यात्रा वृत्तांत विद्या जो है वो इन सभी विद्याओं से अलग है। इसमें यात्रा में देखी और अनुभव की हुई बातों के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों, स्थान विशेष की भौगोलिक स्थितियों, वहाँ की संस्कृति, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज आदि को यथार्थ रूप से साहित्यिक भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। यह कल्पना की अपेक्षा तथ्यों पर आधारित होती है। रोचकता का तत्व इसमें आदि से अंत तक बना रहता है। ल्हासा की ओर श्री राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा है जो उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। यानी उन्होंने अपना रूप या वेशभूषा इस प्रकार से बनाई हुई थी कि जैसे कोई भिखारी हो। इसमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन अत्यंत रोचकतापूर्ण किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी तब फरी कलिडपोड़ का मार्ग नहीं खोला गया था, इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ही तिब्बत जाती थी। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां और किले बने हुए थे जिसमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे, किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं और उनमें किसान रहते हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं था, यानी लोगों में किसी भी प्रकार की जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, और न ही वहाँ की स्त्रियाँ पर्दा करती हैं। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी, वे चाय बना देंगी, वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी, यानी उस रास्ते को पार करने के लिए या उस रास्ते से गुजरने के लिए कुछ पैसे देने पड़े टैक्स के रूप में। उसी दिन वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजरा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह किसे इज्जत देंगे और किसका निरादर करेंगे। यानी लोग सबको अच्छे से देख लेते थे और उनको पहचान लेते थे। लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा थोड़ला पार करना था। डांडा थोड़ला सबसे खतरनाक मार्ग माना जाता था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डांडे हैं। वहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ऐसे स्थान पर हुए खून की वहाँ परवाह नहीं की जाती और न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लाठी की भांति लोग पिस्तौल व बंदूकें रखते हैं, यानी वहाँ पर हथियार रखना अवैध नहीं है। इस प्रकार के कार्य वहाँ पर खुलेआम किए जाते हैं। लोग अपने हाथों में डंडों की तरह बंदूकें में पिस्तौल रखते हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सकें। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। भिखमंगा यानी भिखारी। कोई किसी भिखारी को लूटेगा तो उसके पास से उसे कुछ नहीं मिलेगा। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। लेखक का अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी ताकि वे अपना रास्ता तय कर पाएं। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे के सबसे ऊपर जा पहुँचे। वहाँ हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। बीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे थे, यानी उनके ऊपर बर्फ नहीं थी या कोई वनस्पति भी नहीं थी। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर ही वहाँ के देवता का स्थान था
जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से या झंडियों से सजाया हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी किंतु उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया। आगे चलकर दो मार्ग फूट रहे थे, यानी दो रास्ते निकल रहे थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चक्कर लगाकर पता चला कि वह मार्ग गलत है या वह गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, तो उसने लौटकर सही मार्ग पकड़ा। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमति के साथ शाम के 4-5 बजे मिला, यानी सुमति से उसका मिलना शाम के 4-5 बजे हो पाया। वह उस पर लाल पीला हो उठा, क्योंकि वह रास्ता भटककर अपना समय नष्ट कर चुका था। किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बनाकर उसे शांत कर दिया। उसे बताया कि उसका जो घोड़ा था वह धीरे चल रहा था। लड़कों और मेवे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म तुक्पा मिला। तुक्पा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो वहाँ पर लासा में खाया जाता है। अंततः लेखक तिडरी के विशाल मैदान में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिडरी समाधि गिरी। तिडरी समाधि गिरी। वहाँ सुमति के अनेक यजमान थे, यानी सुमति को जानने पहचानने वाले वहाँ पर बहुत से लोग थे, जिनके पास वह जाना चाहता था। वह उनसे मिलना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों में वह गंडे बांट सकता है, यानी उनसे वह मिल सकता है। सुमति ने यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला, कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं मिला और उनका सामान ढोने वाला व्यक्ति नहीं मिला, जो उनका जो सामान था, बैग, इस तरह की चीज़ें जो उन्हें उठा ले। वे सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुँह करके चलते रहे। ललाट धूप से जलता रहा, यानी उनके माथे पर, सर पर सूरज बहुत तेज चमक रहा था। तिब्बत की ज़मीन बहुत छोटे छोटे जमींदारों में बटी हुई थी। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी ज़मीन पर स्वयं खेती कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, यानी खेती करने वाले मजदूर भी उन्हें जल्दी से मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। वह किसी राजा से कम नहीं होता, यानी तिब्बत में जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनकी बहुत अधिक इज्जत की जाती है। उन्हें राजा के समान आदर दिया जाता है। सुमति के यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह लेखक के भिखारी वेश में होने पर भी उससे बहुत प्रेम से मिला, यानी भिखारी के वेशभूषा में होने पर भी वह उनसे बहुत आदर सम्मान पूर्वक मिला। वहाँ उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कंजूर यानी महात्मा बुद्ध के वचन जो थे उनका अनुवाद की हुई पुस्तकें। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखित थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम नहीं था। लेखक उनमें रम गया, यानी उनको पढ़ने में व्यस्त हो गया, तथा सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। यानी जब तक सुमति अपने जान पहचान के लोगों से मिलने के लिए गया, तब तक लेखक ने उन पोथियों को पढ़ा और उनमें खो गया। तिडरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दिए। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से अपने तिब्बत की राजधानी लासा के मार्ग का वर्णन किया है, जो हम सबको बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और लेखक ने इसके साथ ही वहाँ के लोगों की चारित्रिक विशेषताओं का, वहाँ के रीति रिवाज, सांस्कृतिक तौर तरीके, खान पान आदि का वर्णन बहुत अच्छे से इस पाठ के माध्यम से किया है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।